आज हम लोग ईएम वेव्स पढ़ेंगे, लेकिन क्यों? मैंने अभी तक मॉडर्न फिजिक्स तो पढ़ा दिया है, लेकिन फिर मैं ऑप्टिक्स क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं? वेट, आपको मैं थोड़ा पिछले सालों का एनालिसिस दिखाता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं नीट में, तो रे ऑप्टिक्स से ऐसे 20 में 1 5 2 2 3 4 2 3 ऐसे करके पूछा गया है। वैसे ही वेव ऑप्टिक्स में इतना पूछा गया है। अगर मैं दोनों को मिला के करूं, दोनों ऑप्टिक्स को मिला के करूं, तो 4 8 4 5 5 8 4 7 ऐसे करके हो रहा है। तो ऑन एन एवरेज मान सकते हो 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि 2 ही बार 8 हुए और एक बार 7 हुए, बाकी तो 4 5 4 5 चल रहा है। अब अगर मैं इन दोनों को पढ़ाने बैठता हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे कितना टाइम लगेगा। मुझे कम से कम आपके 4 से 5 क्लासेस कम से कम की कर रहा हूं बात, तो इतना तो लग ही जाएगा। ठीक है, अब दूसरा अगर मैं इसकी करूं, ईएम वेव्स की करूं बात, ईएम वेव्स ना ऐसे चैप्टर है जो मैं शायद आज ही पूरा कंप्लीट करवा दूं, आज ही कंप्लीट करा दूं। और इसका देखो 1 1 1 1 1 2 1 1 2, इसमें कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन जनरली एक क्वेश्चन तो आपका कंफर्म हो रहा है। तो अगर आपका एक लेक्चर में एक क्वेश्चन कंफर्म हो रहा है, ठीक है, कंफर्म मान ही सकता हूं, हर साल कभी तो 2 भी आ रहे हैं, बट एक क्वेश्चन कंफर्म है, तो अगर आप मेरे को अपना टाइम दे रहे हो तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं बेस्ट वे में उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करूंगा। अब मैं कैसे करूंगा? जब मैं आपको ईएम वेव पढ़ाऊंगा, ताकि मैं आपका कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर कंफर्म करा सकूं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको एग्जैक्टली वो क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है या कैसे पूछे गए हैं, वो बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, ताकि आपके अगर थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो आप थोड़ा भूल चुके हो वो आपका फिर से रिफ्रेश हो जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं वो क्या है? वो हमारा मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। बीडीएल, ये हमारा क्या था? मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स हम कहाँ पढ़ते हैं? हम लोग मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। अगर आपको आता है बहुत बढ़िया, नहीं आता है मैं आपको वहां पढ़ाऊंगा। वो कितना होता है? म्यू नॉट। जैसा हमारा क्या होता था, अगर आप मेरी इलेक्ट्रोस्टैट्स वाली वीडियो देखोगे तो उसमें क्या होता था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था? ईडीएस होता था या ईएस होता था, ई डॉट एस। तो वैसे ये भी होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये वो होता था किसके बराबर? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये होता था म्यू इंटू आई के बराबर। ठीक है, तो यहां पर देखो, अब आई भी 2 तरीके की होती है। 2 कैसे? जैसे ये हमारा एक सर्किट है, यहां पर देखो 2 कैसे है, 2 कैसे होगी? एक तो देखो यहां पर एक तार में जा रही है, एक ये वाली करंट होगी। दूसरी यहां पर तो देखो, यहां पे आपको कुछ तार दिख रहा है, तार दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो यहां पर भी आपकी एक होगी। तो ये वाली करंट को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये वाली को बोलते हैं कंडक्टिव करंट। तो ये दोनों की दोनों सेम होती है, यही बताया था बस इसने, बस ज्यादा डिटेल में जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट है आपका ईएम वेव। तो हमने पढ़ लिया क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो बनती कैसे, ये ओरिजिन कैसे होता है इसका? अगर देखो, पहली चीज आपने ये देखनी है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, इलेक्ट्रोवेव मतलब ईएम वेव जो इलेक्ट्रोवेव होती है, और जो मैग्नेटिक वेव होती है वो क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? हमेशा एम हाँ, क्योंकि बी से इसको डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेट्स से के लिए मैं क्या मान लेता हूं कि जो मेरा इलेक्ट्रिक वेव है, कौन सी वेव? इलेक्ट्रिक वेव है, वो कहाँ जाती है? वो जाती है मेरी वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में जाती है मतलब ऐसे ऊपर को जाएगी, ऊपर को जाएगी और आगे ही बढ़ेगी। तो कैसे करके बढ़ेगी? ऐसे ऊपर को जा रही है, फिर ऐसे करके नीचे को आ रही है, ऊपर को जा रही है, फिर नीचे को आ रही है। ठीक है, ऐसे करके। अब मैंने हमेशा बोला है ये तीनों की तीनों एक्सिस तो परपेंडिकुलर होती है। मैंने क्या बोला? जो इलेक्ट्रिक वेव है ये मेरी क्या है? इलेक्ट्रिक वेव है, ई से करते हैं इसको डिनोट। और जो मेरी मैग्नेटिक वेव है वो क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर होगी तो कैसे होगी? वो सपोज करता हूँ जेड की तरफ को जाती है, तो ऐसे करके होगी, ऐसे करके, जस्ट ऐसे करके। ये ब्लैक वाली क्या है? मेरी मैग्नेटिक वेव है। समझ में आ गया? ये इलेक्ट्रिक वेव है, ये मैग्नेटिक वेव है। अब देखो, इलेक्ट्रिक वेव जा रही थी वाई को, मैग्नेटिक वेव जा रही थी नीचे को, जेड को, और मेरा असली में जो मेरी वेव है वो कहाँ को प्रोपेगेट कर रही है, कहाँ को चल रही है? वो चल रही है मेरी इधर को। किधर को? इधर को। तो हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव तो परपेंडिकुलर होती ही है, लेकिन उनका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होता है वो कहाँ को होता है? वो तीसरी एक्सिस की तरफ को होगा। अभी तक हमने ये पढ़ लिया, हमको पता लग गया ना कि वेव की डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, और वेव किधर को प्रोपेगेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड की किधर को होती है। अब हम लोगों को पता है कोई भी वेव है, हमने एसएचएम में पढ़ा है, उसकी कुछ ना कुछ इक्वेशन होती है, और हमने किस में पढ़ा है? एसी में ही पढ़ा है। अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने पढ़ा होगा। उसकी भी इक्वेशन होती है, कौन सी फॉर्म में होती है? इस फॉर्म में होती है कि E इक्वल्स टू ई नॉट, पीक वोल्टेज लेते थे, ठीक है, या फिर जो पी की EMF है वो लेते थे, और साइन ओमेगा टी प्लस फाई अगर कुछ फेज डिफरेंस है, ऐसे करके होता था। तो इसीलिए वेव की भी होती है। कैसे करके लिखते हैं हम लोग?
ई लैम्डा इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऐसे करके लिखते हैं 2 पाई z अपॉन लैम्डा प्लस t अपॉन कैपिटल T। अब आप बोल रहे z क्या है, बाकी तो सब कुछ आपको समझ आ रहा होगा, बट आप बोल रहे z क्या है। देखो मेरे भाई, z ना बस एक डायरेक्शन है। क्या है? डायरेक्शन। कि ये आपकी ई लैम्डा है ना, मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक वेव है वो किधर को जा रहा है, z डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पे अगर मैंने ऐसे करके लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, b क्या है, b जा रहा है इस बार z डायरेक्शन में। समझ में आ गया? अब आप बोल रहे होंगे तो मैंने k ऐसे लिख दिया, ये 2 पाई लैम्डा था ना, मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दिया 2 पाई को, तो 2 पाई लैम्डा को मैंने k लिख दिया बस। और मेरे को पता है क्या ओमेगा कितना होता है, 2 पाई बाई टी, बस ओमेगा लिख दिया 2 पाई बाई टी की जगह पे, जब अंदर मल्टीप्लाई करा होगा। तो ऐसे करके आपकी इक्वेशन आ सकती है। अभी तक तो ये ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन जेई में ना बहुत बार पूछा गया, तो आपके काफी हाई चांसेस बन जाते हैं ऐसा क्वेश्चन आने के। अभी तक ये वैरायटी नहीं पूछी गई है, आ सकता है, ध्यान में रखना इसको। अब हम लोग कुछ और टॉपिक पढ़ लेते हैं। वो कौन से हैं? वो सिर्फ फॉर्मूलेज हैं जो अभी तक कुछ कुछ पूछे गए हैं, कुछ कुछ नहीं पूछे गए हैं। जो नहीं पूछे गए हैं उनकी पॉसिबिलिटी काफी हाई है। पहला जो फॉर्मूला है वो क्या, आपकी एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी डेंसिटी अगर हम बोलूँ ना, इसके नीचे वॉल्यूम भी आएगा, ठीक है। ये सिंपल है, एनर्जी डेंसिटी है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में है, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में है। अब देखो, अगर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, अब ई का स्क्वायर है। अब हमको, अगर आपने इसी पढ़ा होगा, हमको ये पता है एक फॉर्मूला, ई नॉट अपॉन अंडर रूट 2, हम लोग ये भी पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 4 बन जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। अब सेम ऐसी यहाँ पे भी है, ठीक है। तो हम लोग ये मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में, ये क्या आपका एनर्जी डेंसिटी, ये अभी तक पूछा नहीं गया, इसके बहुत हाई चांसेस है पूछने के। इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव, अब इंटेंसिटी निकालनी है आपने। इंटेंसिटी क्या होती है, जैसे मैंने आपको एक थप्पड़ मारा, पूरी जान से मारा, तो आप क्या बोलोगे, यार इंटेंसिटी बहुत हाई थी यार इनकी, है ना, और धीरे से सहला दिया, तब क्या बोलोगे आप, अरे ये तो सहलाना हो गया, है ना। तो बस वही तो चीज होती है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन जितने एरिया में पड़ा होगा और कितने टाइम, मतलब अगर ज्यादा टाइम लग गया तो धीरे लगेगा, कम टाइम लगा तो तेज लगेगा। अब ये वाले क्वेश्चन, ये वाले का आ रखा है क्वेश्चन, लेकिन इससे नहीं आ रखा था, इसीलिए बता रहा था। यहाँ पे मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम आपका होगा एनर्जी अपॉन स्पीड। समझ में आ गया क्या होगा, एनर्जी अपॉन स्पीड, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब कभी आपको ना स्पीड बोलता है, ईएम वेव की स्पीड निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे बताओ। इसका ना फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1/√μ इंटू एप्सिलॉन। मतलब अगर आपको ना कभी भी स्पीड किसी भी मीडियम में निकालनी है वेव की, तो आप क्या करोगे, 1/√μ इंटू एप्सिलॉन। मतलब उस मीडियम में जो म्यू की वैल्यू होगी, उस किसकी मल्टीप्लाई करा दोगे उससे, जो परमिटिविटी की वैल्यू होगी उससे। जैसे आपका क्या है, अगर मैं बात करूँ ना वैक्यूम की करता हूँ बात, वैक्यूम क्या होता है, सी, तो उसकी वैल्यू कैसी आई होगी, जब 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट से क्या करवाया होगा मैंने, ऐसे करवाया होगा। अब आपको म्यू नॉट की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, अब वैल्यू रख के देखना, आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी एग्जैक्ट। ऐसे करके निकालते हैं। अब हमारा ना जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, वो आप सभी को भी पता होगा, क्या, वेव्स। अब हम ईएम वेव्स पढ़ रहे हैं, तो हमको पता तो होना चाहिए ना कौन कौन सी वेव है, कौन कौन सी वेव है, ये तो पता ही होना चाहिए, पता होना चाहिए ना। तो अब हम वही पढ़ते हैं। अब हम लोग डिफरेंट ईएम वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ना, आपका सारा का सारा पेपर ना, सारे के सारे क्वेश्चन उसी से आ रखे हैं। अगर आपने ये सब पढ़ लिया, अभी देखना आपके क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। कैसे, अभी देखना, बट उससे पहले ये पढ़ लेते हैं। ये क्या क्या है, देखो ये मैंने ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रखा है, किसकी, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रखा है। मतलब सबसे छोटी जो वेवलेंथ होती है वो इसकी होती है, फिर इसकी, 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 ठीक है। सबसे पहले गामा की, फिर एक्सरे, यूवी, विजिबल रे, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव। अब आपको कुछ प्रॉपर्टीज इसकी ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी, जैसे हमारी पेनिट्रेशन पावर का क्या होता है, क्योंकि अभी तक तो इनके तो क्वेश्चन पूछे नहीं है, वैसे ना बहुत टाइम के बाद इसमें पूछा। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं ना, तो 2019 में पूछा है, फिर 2015 में पूछा था लास्ट टाइम इनसे। तो आप ये नहीं कि छोड़ के चले गए, हल्का फुल्का पढ़ के चले आना, ठीक है। थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का पढ़ लेना, या एक चीज भी पढ़ोगे दूसरी चीज आप निकाल सकते हो, आपको फॉर्मूला आता है मेरे हिसाब से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ के बताता हूँ, आप खुद भी पढ़ सकते हो और ज्यादा। जैसे जो आपकी गामा रेज होती है, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, ये किसके लिए होती है यूज, ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए होती है यूज, और किसके लिए होती है, फूड प्रिवेंशन के लिए भी होती है यूज। और जैसे एक्सरेज होगी, एक्सरे किसके लिए होती है, हमारी एक्सरे मशीन में जो होती है उसके लिए होती है यूज। और किस में होती है, और ये ह्यूमन बोन्स को जैसे पेनिट्रेट करने के, वही वाला एक्सरे वाला आ गया। और क्या करती है एक्सरे ना, हमारे
जो लिविंग टिश्यूज होते हैं उनको डैमेज भी करती है। अब जैसे यूवी रेज है, यूवी रेज तो आपको पता ही है, सनलाइट हमको विटामिन डी मिलता है, ये सब के सब। अब विजिबल रेंज, ये विजिबल रेंज से ना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए मतलब अभी तो नहीं पूछा गया लेकिन फिर भी ज़्यादातर विजिबल रेंज से ही पूछते हैं। और इंफ्रारेड, इंफ्रारेड क्या होती है, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताना ज़रा, क्या होती है, ये ना हीट प्रोड्यूस करती है। जो हमारी अर्थ में जितना भी हीट हो रखा है वो किसकी वजह से, इंफ्रारेड की वजह से। समझ में आया, गर्म होती है इसकी जो रेज होती हैं। उसके बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव क्या होती है, अरे हाँ आपके घर में माइक्रोवेव है ना, बस उसी में जो रेज यूज होती है वही क्या होती है, माइक्रोवेव रेज। अब लास्ट क्या आपका, रेडियो वेव, रेडियो वेव जो रेडियोज में करते हैं यूज, ठीक है, रेडियो और टीवी में जो करते हैं यूज। बस इतना ही तो जानना था। अगर आपको हल्का फुल्का यूजेस पढ़ना है आप यूजेस पढ़ सकते हो। अब हम लोग इसके क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन लिख रखे हैं इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, देखो, द रेशियो ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कॉम्पोनेंट टू इंटेंसिटी ऑफ एन ईएम वेव क्या होती है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, जितनी बड़ी ईएम वेव होगी उतना ही बड़ा मैंने मैग्नेटिक वेव बनाया था कि नहीं बनाया था, बनाया था ना, तब जाके कंप्लीट ईएम वेव बनी थी ना। तो अगर दोनों बराबर है तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा, ऑप्शन क्या क्या है, 1:1। समझ में आ रहा है, कितना होगा कंट्रीब्यूशन, 1:1, ए वाला। अगला बोलता है ईएम वेव है जो प्रोपोगेट कर रही है वेलोसिटी v से, लेकिन पीछे से कुछ भी लिख रखा है उसमें, आई मतलब x डायरेक्शन में कर रही है, ठीक है। जो इंस्टेंटेनियस ऑसिलेशन एंड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस ईएम वेव इज अलोंग y एक्सिस, मतलब E जो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ को है, वो y एक्सिस को है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, एक आपके वेलोसिटी होगी x एक्सिस को, आपकी जो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर को होगी, y एक्सिस को। तो आप ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड किधर को होगी, अरे किधर को होगी, तीसरी डायरेक्शन कौन सी बची, z बची, वही हो जाएगी, कौन सा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ वैल्यू ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 6v/m। जो पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। आपको देखो अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, अभी मैंने देखो आपको एक फॉर्मूला बताया था, आपको यहाँ पे पहले देख लो क्या दे रखा है, ERMS दे रखा है, कितना दे रखा है, 6 वोल्ट पर मीटर। अब आपको क्या निकालना है, पीक निकालना है, B0 निकालना है मतलब। तो हमको पता है E0 कैसे निकालेंगे, ERMS ऐसे करके होता था, अरे ऐसे करके तो होता था, तो E0 कैसे आ जाएगा यहाँ पर से, √2 इंटू 6√2 आ गया। अब देखो ये वाला, ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, अरे दिख रहा है। और जब भी नॉट होगा, एक्चुअली में नॉट में पता है क्या होता है, नॉट में आपका C आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप वहाँ पे रख देना, ये 3 × 10⁸ इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 6√2, और ये कितना आ जाएगा B0 निकाल लेना बस यहाँ से। समझ में आ गया, देखो कैसा क्वेश्चन है। अगला बोलता है वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अ प्रोपेगेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किससे होती है प्रोड्यूस। हमेशा ना इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रखना कि ना इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इलेक्ट्रॉन को जब हमने एक्सेलरेट करवाते हैं, क्या करते हैं, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड तभी तो होती थी प्रोड्यूस। या अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स नहीं पढ़ा है, मैं 12th वालों के लिए मैंने बना रखा है, आप वहां पर से भी देख सकते हो। तो आपका एक्सेलरेट जब कराते ना तब जाके आपकी ईएम वेव्स बनती है। तो कौन सा ऑप्शन है, ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, और डी वाला है एन एक्सेलरेटेड चार्ज, ठीक है, एक्सेलरेटिंग चार्ज, तभी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए, ये तो कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, जिसने 12th कर रखी होगी उसे 100% आता होगा ये भी। अगला है, बोले एक रेडिएशन है E, एनर्जी उसकी कितनी है E, वो नॉर्मली फॉल करता है कहाँ पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे करता है। द मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द सरफेस इज, मोमेंटम कितना होगा हमको पता है, हमने अभी पढ़ा था, क्या होता है, मोमेंटम इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन, अरे ये नहीं जानना, चलो ठीक है, आप सिंपल करा, एनर्जी है E है, मैं इसको लेट से ले लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी, एक्सेलरेटेड है, ये ले लिया। अब देखो इसके आप ऑप्शन देखो, इसमें देखो C आ रहा है नीचे, मतलब इसने क्या किया है, मोमेंटम बनाने के लिए इसने ऐसे करके लिखा है और इसको बना दिया इसने मोमेंटम। ये हो गया आपका P, तो P कितना आ गया, ये ऊपर जाएगा 2E अपॉन V की जगह पे तो इसने क्या लिख दिया C, बस C लिख दिया, ये आ गया आपका आंसर। कौन सा वाला है, ए वाला आंसर, समझ में आ गया ए वाला कैसे आया आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोलता है कि लाइट है जिसका फ्लक्स कितना है, इतना है, 25 × 10⁴, जो फॉल करता है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो नॉर्मल है, सरफेस एरिया दे रखा है, बोल रहा है एवरेज फोर्स निकालो एक्सर्टेड ऑन द सरफेस, एवरेज फोर्स निकालना है। अब एवरेज कैसे निकालें, आपने एक चीज ध्यान में रखना, कभी भी आपका जो, ये मेरी एक सरफेस है, आप मेरे को बताओ, ये मेरी एक सरफेस है, ठीक है, इस पर इंटेंसिटी कितनी पड़ेगी, अगर आप, मैं खुद बोलूँ या हम लोग पढ़ते हैं ना
हम लोग जब गॉस लॉ पढ़ते हैं हमारा बोलते हैं जितने इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास हो पाई वो क्या हो जाता है, इसका फ्लक्स हो जाता है। अब मेरे को आप ये बताओ, जब मैं मेटल सरफेस लेता हूँ उस पर जितनी रेज मेरी पड़ी होंगी उसी को मैं इंटेंसिटी बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ? दोनों के दोनों क्या है, सेम ही चीज है। फ्लक्स बोलूँ, फ्लक्स क्या बोलता हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में बोल दिया, मेटल सरफेस पे इंटेंसिटी बोल दी, तो मेरा जो फ्लक्स है ना वही क्या है, मेरा इंटेंसिटी है। ध्यान रखना इसको, फ्लक्स क्या है मेरा, यही मेरी क्या है, इंटेंसिटी है। अब मैं इसमें रख के देखता हूँ, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन ए इंटू टी है। क्या है ये, ए इंटू टी है। अब मैंने अभी अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला। इससे जरा मैं मोमेंटम से करता हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं क्या पढ़ता हूँ मैं, अब मैं अभी फोर्स देखूँ, फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ऐसे ही पढ़ता हूँ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऐसे करके पढ़ता हूँ ना। ये वाला थोड़ा ट्रिकी है, देख लो आप थोड़ा सा। ये कितना है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है। अब डेल्टा पी की जगह पे क्या ले लूंगा, ये ले लूंगा, तो फोर्स कितना आ जाएगा मेरा, 2E अपॉन सी, और E की जगह पे क्या ले लूंगा, यहां से ही निकाल लूंगा वैल्यू, आई ए इंटू टी अपॉन सी। समझ में आ गया? अब मेरे को आई तो क्या नहीं है, सॉरी टी तो मेरे को क्या नहीं है, गिवन नहीं है, तो मैं इसको 1 सेकेंड ले लूंगा। ठीक है, क्या ले लूंगा, 1 सेकेंड ले लूंगा। बाकी क्या कर लो, 2 इंटू ये आ गया आपका 25 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू एरिया कितना है, इतना, और सेंटीमीटर है तो 10 टू द पावर -4 लेना, वरना गलत हो जाएगा पूरा का पूरा, 10 टू द पावर 8। अब अगर मैं फोर्स निकालना चाहूँ, एवरेज फोर्स कितना आ जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 25, ये हो जाएगा हमारा 10, 2 इंटू 10, और ये कितना हो जाएगा 25, इससे ये कट गया और ये आ जाएगा ऊपर 10 टू द पावर -7। समझ में आ गया? 10 कैसे, ये ऊपर जाएगा और ये जो 10 हुआ था। अब आप जरा आंसर देखो, क्या आंसर, ये 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6, इसने बस यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ से एक और कम कर दिया, बस आंसर सेम ही है। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक ईएम वेव है। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है, पहली बात तो मेरे को ये बताओ इस क्वेश्चन से पहले कि ना, जब भी ना एक मीडियम है, लाइट कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, क्या चीज उसका हमेशा सेम रहता है, उसका हमेशा फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। क्या रहती है, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई भी लाइट, अब लाइट क्या है, अगर आप वेव नेचर पढ़ते हो लाइट का, तो लाइट भी क्या है, वेव भी है। वेव की क्या होती है, हमेशा फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, हमेशा ध्यान रखना। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी इतना है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है बोल रहा है 3 है, 3 मेगाहर्ट्ज है। ठीक है, बोल रहा है पास होती है वैक्यूम से, किसमें, एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, वो है 4। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, 4 है। तो ये बताओ, अब इस पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, वेव डबल हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगी। मैंने बोला अनचेंज रहेगी, तो क्या है, पहला वाला तो वैलिड हो सकता है। सेकेंड वाला ये बोल रहा है फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी, गलत। थर्ड वाले में भी क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज, ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद बोथ रिमेन अनचेंज, अब ये भी हो सकता है। तो देखते हैं कौन सा होगा। अब हमको पता है, एक तो हमको पता ही है फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगी, बचा क्या हमारा, बचा हमारी वेवलेंथ। वेवलेंथ कैसे निकालेंगे हम लोग, हमारे पास ये है। हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला है ना, हमको क्या दिया है, एप्सिलॉन दिया है, तो इससे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, वी निकाल लेते हैं। इसका कितना हो जाएगा, उसने म्यू का बारे में कुछ नहीं बोला ना, तो म्यू हम सेम रख देंगे। बाकी ये कितना आ जाएगा 4, और ये 4 ये। ठीक है, अब इसको वी डैश मान लेते हैं। अब हमने ये निकाल लिया। अब आप देखो इसमें क्वेश्चन में ढंग से पढ़ो, क्या लिख रखा है, जो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है ये कहाँ पे है, ये वैक्यूम में है। अब मैंने बताया आपको, जब वैक्यूम होता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, उसने हमको बोला था क्या, म्यू नॉट चेंज नहीं होता, इसका मतलब ये, मतलब बोला नहीं था तो हमें मान लेंगे चेंज नहीं होता है। ये बोलता 4 है, 4 इसका मतलब क्या, 4 एप्सिलॉन नॉट, क्या है 4 एप्सिलॉन नॉट। अब बाकी क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और सी जो वी डैश हो गया वो कितना आ जाएगा, c/2, ये ऊपर चले जाएगा, और ये अंडर रूट में 4, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन इसने क्या पूछा था, इसने तो वेवलेंथ पूछा था, तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, हम लोगों को पता है क्या, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, हाँ ठीक है, ये मेरी वेलोसिटी है। अब इसने क्या, अब देखो ये क्या पूछ रहा है, ये तो लैम्डा के बारे में पूछ रहा था, लैम्डा कितना होगा, तो लेट से मैं क्या मान लेता हूँ, E इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, hc/λ लिखते हैं, hc लिखते हैं। अब इसने एनर्जी का चेंज बोला है, नहीं होगा, एनर्जी चेंज नहीं मान रहे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, h c की जगह पे इस बार क्या होगा, v डैश होगा। v डैश कितना है, c/2, और ये क्या है, लैम्डा डैश मान लेते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये चेंज होगा कुछ ना कुछ।
तो ये से ये कट गया, आपका जो लैम्डा आ गया वो कितना आ गया, 2 लैम्डा के बराबर, लैम्डा डैश की, या फिर क्या बोल सकते हैं लैम्डा डैश आ गया इसके बराबर। तो इसका मतलब उसमें क्या हो जाएगी, आपका लैम्डा हाफ हो जाएगा और आपका फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगी। ये कौन सा ऑप्शन है, ये आपका है सी वाला ऑप्शन। कौन सा, सी वाला ऑप्शन। समझ में आ गया ना। तो ऐसे करके आपके वही चीजें, देखो इसमें कोई नया फॉर्मूला था क्या जो आपको पता नहीं था नया नहीं था, साहब आपको पता थे, तो आपको बस घुमा के देता रहता है। एंटी क्या करता है, जलेबी बनाता बस आपके क्वेश्चनों की। समझ में आ गया। आपको क्या बनना है, खाने वाला बनना है, हलवाई नहीं बनना। समझ में आया कि घुमाते ही रह गए और तुम घूमते ही रह गए, ऐसा नहीं करना। अब देखो बाकी क्वेश्चन इस वैरायटी के आप कर लेना, बाकी दूसरी वैरायटी के मैं आपको बताता हूँ। बोल रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन से कलर की होती है, अजी रेड की होती है, पहला आंसर ठीक। दूसरा बोल रहा है कि 10⁻15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एनर्जी होती है। अब आपको मैंने बोला है, यह आया था 2015 में, तो आपको मैंने बहुत सारी फ्रीक्वेंसी वगैरह लिखाई थी, वेवलेंथ लिखाई थी, अब उससे एनर्जी निकाल लेना, जिसकी भी आएगी तो हो जाएगा। वैसे इसका सही आंसर पता है कितना है, इसका सही आंसर है एक्सरे। इसका सही आंसर है एक्सरे। अब जो अगला क्या है, कौन सी कंडीशन में जो माइक्रोवेव ओवन है वो सबसे अच्छा फूड को हीट करेगा। समझ में आया, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल होंगे, तो किस पे करेगा। आप बताओ कोई भी चीज सबसे ज्यादा एफिशिएंट कब रहती है, जब वो रेजोनेंस में रहती है। याद है ना, सबसे अच्छा रेजोनेंस में होता है। तो देख लें क्या होता है। पहला बोल रहा है फ्रीक्वेंसी जो माइक्रोवेव की होगी उसका कोई रिलेशन नहीं है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। गलत। जब तक आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो आप दे रहे हो फ्रीक्वेंसी अगर वो दोनों सेम है, वही रेजोनेंस होता है। तो ये तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा क्या होगा, जो हीट वेव्स होती है वो हमेशा हीट प्रोड्यूस, माइक्रोवेव हमेशा हीट प्रोड्यूस करती है। कोई रीजन नहीं बन रहा, क्योंकि इंफ्रारेड ही करती है सिर्फ, तो हीट तो प्रोड्यूस। इंफ्रारेड जो होती है वो हीट प्रोड्यूस करती है माइक्रो ओवन में, लेकिन ओवन में क्या होता है, माइक्रोवेव होती है, वो होता है इंफ्रारेड होती है, नहीं होती है। जो लास्ट जो आपका अगला ऑप्शन है वो क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है माइक्रोवेव की वो क्या होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए आपकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से। अब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बता रखा है ना, जहाँ पे सबसे अच्छा आपका क्या करेगा, मैच, सबसे अच्छे आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो जहाँ पे जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वहाँ पे उतनी ज़्यादा एनर्जी और उतना अच्छा आपका हीट होगा क्या, खाना। तो ये सब आपकी वैरायटी आ रही है क्वेश्चंस की, और हमने बता भी दिया कि कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से अभी तक नहीं आए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर के साथ आएंगे, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हो और आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ।